गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लसिका के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको रुधिर और हृदय, रुधिर वाहिनियाँ, इनके विषय में पढ़ाया था। रुधिर वाहिनियों से छलकर जो द्रव निकलता है उसे हम लसिका कहते हैं। तो ये रुधिर का ही क्षनित होता है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि जब पाइप में पानी बहता है तो कहीं अगर पाइप लीक हो जाता है तो वहाँ से पानी धीरे धीरे निकलने लगता है। तो पाइप तो काफ़ी मोटा होता है, वो झिल्लीदार नहीं होता, लेकिन जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वो झिल्लीदार होती हैं। और जब रुधिर उनसे बहता है तो उस झिल्ली से थोड़ा थोड़ा द्रव निकलता रहता है, जिसे हम रुधिर का ही एक भाग है, जिसे हम लसिका कहते हैं। लसिका में WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जबकि RBC इसमें नहीं होती। लसिका में कैल्शियम, फॉस्फेट आयनों के रूप में उपस्थित रहते हैं। कुछ ग्लूकोज भी होता है, अमीनो अम्ल भी होते हैं, विटामिन होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ जिन्हें बाहर निकाल देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ये भी होते हैं। लसिका ग्रंथियां भी होती है बच्चों। ये गर्दन, बगल और जांघ में प्राय मिलती हैं। कार्य क्या है लसिका का? लसिका का सेम वही कार्य है जो रुधिर का कार्य है। रुधिर पदार्थों का स्थानांतरण करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। हार्मोन्स, एंजाइम्स, भोजन, ऑक्सीजन, जो भी वो करता है, पर ये थोड़ा कम मात्रा में करता है। कोशिका ऊतकों से CO2 अन्य उत्सर्जी पदार्थों को रक्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है लसिका। लसिका गांठें छल्ली की तरह होती हैं। लसिका केवल एक ही दिशा में बहता है, जबकि जो रुधिर होता है वो दो दिशाओं में बहता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो लसिका में उपस्थित है वो क्या कर रही हैं? वो भी वही करती हैं जैसा कि वो रुधिर में करती हैं। वो रोगाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। तो इस प्रकार लसिका में उपस्थित श्वेत रुधिर कणिकाएं भी रोगाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। तो एक प्रकार से जो लसिका होती है, जो रुधिर का क्षनित है, वो भी रुधिर की भांति ही कार्य करता है, परंतु उतना नहीं जितना रुधिर करता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि क्या होता है लसिका। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रुधिर व लसिका में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर है? रुधिर गहरे लाल रंग का होता है। और क्यों होता है आप जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, और लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है, तरल संयोजी ऊतक है। इसे भी संयोजी ऊतक कह सकते हैं। ये रंगीन होता है क्योंकि इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं। रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, जबकि लसिका में प्रोटीन कम मात्रा में होता है। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन है, एक प्रकार का प्रोटीन है, बहुत ज्यादा है। रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है, जबकि लसिका में ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। रुधिर में RBC ज़्यादा होते हैं इसलिए लाल है, जबकि लसिका में WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं ज़्यादा होती हैं। रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी पदार्थ कम होते हैं रुधिर में, जबकि लसिका में ये पदार्थ ज़्यादा होते हैं। अब बात करें पौधों में आंतरिक संवहन की। पौधों में भी संवहन ऊतक होते हैं, और मुख्य रूप से दो होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जा, और जा से बनता है जल। तो जाइलम जो है ये जड़ों से जल को पूरे पौधे में फैला देता है। और फ्लोएम मतलब F मतलब फूड, और फूड होता है भोजन। और फ्लोएम ऊतक जो है वो भोजन को जो पत्तियों में बनता है वहाँ से लेता है और पूरे पौधे में फैला देता है। तो इस प्रकार पौधों में जो संवहन ऊतक हैं वो है जाइलम और फ्लोएम।
जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम फूड यानी भोजन का संवहन करता है। तो इस प्रकार हमने मनुष्य के शरीर में भी संवहन के बारे में पढ़ा और पौधों में भी संवहन के बारे में पढ़ा। लेकिन पौधों में ये संवहन किस प्रकार होता है, तो इसी को शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं कि पौधे जल का अवशोषण कैसे करते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पौधों में जल का अवशोषण। पौधे भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं और वहाँ पर भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। कुछ पौधे जलीय होते हैं तो कुछ मरुस्थलीय होते हैं, अलग अलग स्थितियाँ हैं। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। कहीं पानी है तो बहुत ज़्यादा है, समुद्र तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। कहीं मरुस्थल है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है कश्मीर में। तो इसलिए वहाँ के अनुसार वहाँ अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। जलीय पौधे जो होते हैं उनका शरीर बहुत कोमल होता है। प्राय ये जो पौधे होते हैं इनके लगभग समस्त भाग पानी में डूबे रहते हैं, तो इनके समस्त भागों से ही जल का अवशोषण होता है। परंतु जो स्थलीय पौधे होते हैं, जो जमीन पर पाए जाते हैं, उनमें जो जल का अवशोषण है वो सिर्फ जड़ें करती हैं। ठीक है। और जड़ों में कौन सा भाग करता है जल का अवशोषण? जड़ों में छोटी छोटी बाल की जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम ही जल का अवशोषण करते हैं। मिट्टी के अंदर जो मिट्टी के कणों में, मिट्टी कणों के बीच में जो जल फंसा रहता है वो मूल रोम के द्वारा जड़ों के अंदर आता रहता है। तो बच्चों, जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं और वो मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों में मूल रोम की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 100 करोड़ मूल रोम तो बनते रहते हैं प्रतिदिन। पुराने नष्ट होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो इतनी संख्या में मूल रोम होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जल क्योंकि पौधों को चाहिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए चाहिए। तो इस प्रकार पौधे जड़ में जो मूल रोम होते हैं, स्थलीय पौधे जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं और उनकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं। लेकिन जो जलीय पौधे होते हैं वो जल में डूबे रहते हैं, तो अपने समस्त भागों के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। तो मैंने बताया पौधों में जो जल का अवशोषण होता है वो जड़ों के द्वारा होता है और जड़ों में क्या पाए जाते हैं? मूल रोम। जैसे मान लीजिए एक जड़ है, ये इसकी शाखाएं हैं, तो इनमें बाल की जैसी संरचनाएं निकली रहती हैं। इन बाल जैसी संरचनाओं को हम मूल रोम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, यहाँ तो मैंने इन्हें कुछ ही मात्रा में दिखाया है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि ये जो जल के अवशोषण की क्रिया है ये किस प्रकार होती है। अब मैं इसकी क्रिया विधि आपको समझाऊंगा। बच्चों, हम पढ़ेंगे जल के अवशोषण की क्रिया विधि। पौधा किस प्रकार जल अवशोषित करता है। तो जल के अवशोषण की मुख्यतः 2 विधियां हैं, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। तो पहले निष्क्रिय अवशोषण की बात करते हैं। निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, सबसे पहले तो ये। दूसरा, ये वायवीय अंगों में होता है जहां हवा होती है। वहां क्या होता है कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होने लगती है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पत्तियों में छिद्र होते हैं। गर्मी के दिनों में उन छिद्रों से पानी भाप के रूप में तेजी से निकलता है। इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। और जब ये तेज हो जाती है तो तेज हो जाएगी तो जहाँ वाष्पोत्सर्जन हो रहा है वहाँ जल की कमी हो जाएगी। जब वहाँ जल की कमी हो जाएगी तो वहाँ जो जल का दाब है वो कम हो जाएगा, न्यून दाब हो जाएगा वहाँ पर। तो फिर पौधे के जिस भाग में जल का दाब अधिक है वहाँ से जो जल है वो न्यून दाब की ओर बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने लगता है। एक तो था निष्क्रिय अवशोषण, दूसरा है सक्रिय अवशोषण। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया विसरण। विसरण क्या है? तो विसरण को समझिए। सबसे पहले विसरण का मतलब है फैलना। जैसे आप घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं फैलता है सारे में। जहाँ धुआं ज़्यादा होता है वहाँ से कम की ओर
जाता रहता है, कभी कम से ज़्यादा की ओर नहीं आता, हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाएगा। वो हमेशा फैलेगा, कभी इकट्ठा होकर एक जगह नहीं रुकेगा। तो इस क्रिया को कहते हैं विसरण। जैसे रसोई में खाना बन रहा है तो उसकी जो गंध है, उसकी जो खुशबू है, वो दूर तक फैलती है और हमें दूर तक ही आ जाती है। तो वो गैसों के विसरण के कारण होता है। इसी प्रकार जो द्रव का जो विसरण है, पेड़ों में मैंने बताया कि विसरण के कारण जल न्यून दाब में आता है। कहाँ से? अधिक दाब से, जहाँ जल दाब अधिक होता है। अच्छा, अब बात करते हैं सक्रिय अवशोषण की। सक्रिय अवशोषण क्या है? इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये क्रिया जड़ों में होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसमें, और परासरण दाब के कारण जल का अवशोषण होता है। दरअसल क्या होता है, जो जड़ के अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता अलग है, और जल के बाहर जड़ के बाहर जो पानी है उसकी सांद्रता अलग है। सांद्रता विलयन को नापने का एक पैमाना होता है, एक मात्रक होता है। गाढ़े विलयन की सांद्रता ज़्यादा होती है और पतले विलयन की सांद्रता कम होती है। तो जो जड़ के अंदर जो विलयन होता है उसकी सांद्रता अधिक होती है, और जड़ के बाहर जो पानी है उसकी सांद्रता कम है। और हमेशा विलायक जो होता है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। इस घटना को हम परासरण दाब कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम अपने व्यावहारिक जीवन में देख सकते हैं। जब आप किशमिश को पानी में डाल देते हैं तो कुछ समय पश्चात वो फूल जाती है। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर जो विलयन था उसकी सांद्रता ज़्यादा थी और पानी की सांद्रता कम है। तो पानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बढ़ने लगता है, और बीच में एक झिल्ली होती है जिसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। यही जड़ों के मूल रोम के ऊपर भी होती है। तो इस प्रकार जड़ों में जल का अवशोषण मूल रोमों के द्वारा परासरण दाब के कारण होता है। किस कारण होता है? परासरण दाब के कारण। तो आप ध्यान रखेंगे, पौधों में जड़ों के द्वारा जो जल का अवशोषण होता है परासरण दाब के कारण होता है। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं: प्राप्त भूमिजल, मृदा का तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता और मृदा वायु। प्राप्त भूमिजल, आप जानते हैं भूमि में उपस्थित केशिका जल, जो भूमि में कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें जो जल होता है उसे केशिका जल कहते हैं। तो भूमि में उपस्थित केशिका जल ही वह जल है जो पौधे जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। भूमि में अधिक मात्रा में जल केशिका उपस्थित होने पर जड़ों द्वारा अधिक जल अवशोषित किया जाता है। अगर केशिकाएं ज़्यादा हैं तो ज़्यादा जल अवशोषित किया जाएगा। अगर केशिकाएं कम है मिट्टी के कणों के बीच में वायु कम है तो फिर जल ज़्यादा अवशोषित नहीं होगा। अगर आप खेतों में बहुत सारा पानी लगा दें तो क्या आप सोचते हैं कि अधिक जल अवशोषित कर पाएंगे पौधे? नहीं, क्योंकि उनमें केशिकाएं समाप्त हो जाती हैं। केशिकाएं समाप्त हो जाने के कारण जो मिट्टी के कणों की जो बीच की वायु हट जाती है और पौधे कम जल अवशोषित कर पाते हैं। दूसरा है मृदा का तापमान। मिट्टी का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है तो पौधे अधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर पाते हैं। तीसरा है मृदा विलयन की सांद्रता, जिससे परासरण दाब उत्पन्न होता है। तो मृदा विलयन की सांद्रता मूल रोमों के रिक्तिका रस से अधिक होने पर जल का अवशोषण धीमा हो जाएगा। मैंने पहले कहा था आपसे कि जो जल के जड़ों के अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता अधिक होनी चाहिए, और जो मिट्टी में जो जल है उसकी सांद्रता कम होनी चाहिए, क्योंकि जड़ों के अंदर विलयन का परासरण दाब जब ज़्यादा होगा तभी जल जड़ों की ओर बढ़ेगा। तो बच्चों, सांद्रता कम होने पर जल का अवशोषण तीव्र गति से होगा। जो मिट्टी में जो जल है उसकी सांद्रता अगर कम है तो जल का अवशोषण पौधे तेजी से करेंगे। अगला फैक्टर है हमारा, अगला कारक है मृदा वायु। वायु युक्त मृदा में जल का अवशोषण तीव्र गति से होता है क्योंकि वहाँ केशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि किन परिस्थितियों में जड़
अधिक जल अवशोषित कर सकती हैं और किन परिस्थितियों में जड़ें जल अधिक अवशोषित कर सकती हैं। तो इस प्रकार हमने पौधों में संवहन को जाना कि किस प्रकार पौधे जल का संवहन करते हैं, लेकिन किसके द्वारा करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा ऊतक करता है जल का अवशोषण? जाइलम। पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें। जाइलम मतलब जल। और दूसरा जो ऊतक है पौधों में मुख्य ऊतक, जटिल ऊतक, वो है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। कैसे करता है ये मैं आपको अगली कक्षा में समझाऊंगा। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसे ध्यानपूर्वक कई बार दोहराएं। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल सकते हैं और आप पेपर में आसानी से कर पाएँ। इसके लिए आप मेरा वीडियो 2-3 बार देखिए, कॉपी में लिखने का भी प्रयास कीजिए। जो मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट मेकिंग कीजिए, मुख्य बिंदुओं को कॉपी में उतारते रहिए और फिर उन्हें याद करिए और फिर उन्हें बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिए। जो आपसे नहीं लिखा जा रहा है उस पर अधिक फोकस करें, वीडियो में उसे और ज़्यादा बार बार सुने, आपके दिमाग में छप जाएगा। देखी हुई बातें अधिक याद रहती हैं, इसीलिए वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करना सरल होता है। बहुत सारे बच्चे वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाई करते हैं आज के समय में और वो अधिक नंबर प्राप्त कर रहे हैं। परंतु बस कुछ बातों का ख्याल रखना है, मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, बस केवल पढ़ाई के लिए ही उसका प्रयोग करें, अन्य किसी काम में उसका प्रयोग ना करें। आँखों को पूर्ण रूप से आराम दें, आँखों को पानी के झपके लगाकर, पानी के छींटे लगाकर ठंडा रखने का प्रयास करें ताकि आपकी पूरी नींद लें 8 घंटे की, ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें और आप अच्छे से इस समय का सदुपयोग कर सकें। तो बच्चों, आज इस क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।